हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट हिस्ट्री का एनालिसिस। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या इसका स्ट्रेटजी हो सकता है जिससे हम लोग जल्दी से एग्ज़ाम को क्या है क्लियर कर सके। फिर इसका बुक लिस्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है किस टाइप का लेवल है, कैसा हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि CDS में। ये जो पूरा लेक्चर होने वाले हैं YT बैच के अंदर कंप्लीट होगा, और ये जो पूरा लेक्चर है ये डेडिकेट होगा CDS 1 2026 को। जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये पूरा जो लेक्चर है कंप्लीट होने वाला है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है, चाहे गाइडेंस से लेके हो, चाहे यूट्यूब बैच से लेके हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट से लेके हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इसका जो भी स्लाइड है, पूरा इनिशिएटिव, हर चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल है जो डेडिकेटेड CDS NDA के लिए है और ये CAPF के लिए है, तो इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का नोटिफिकेशन से लेकर PDF स्लाइड हर चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। ये जो लेक्चर होगा स्पेशली हम लोग हिस्ट्री को लेके ही बात करेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हो ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में बुक लिस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री का अगर सिलेबस देखा जाए तो UPSC ने एज सच ऐसा कोई हिस्ट्री का सिलेबस दिया नहीं है। ठीक है, कि हिस्ट्री में ये पोर्शन आएगा, हिस्ट्री में एंशिएंट में ये टॉपिक आएगा, है ना, फिर मिडाइवल में ये सब टॉपिक को यहाँ पे पूछेंगे, मॉडर्न में ये टॉपिक पूछेगा, उसका सब टॉपिक, नेशनल मूवमेंट हो गया। तो इससे ऐसा कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं गया है कि ये टॉपिक आएगा। इन्होंने बोला है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। अब हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री, फिर एक आता है मिडाइवल हिस्ट्री, फिर एक आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें तीनों को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, कुछ लोग का ये राय ऐसे होता है कि हिस्ट्री जो है कहीं से पूछ ले जाते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग छोड़ देते हैं हिस्ट्री पोर्शन को। हिस्ट्री पोर्शन को छोड़ना नहीं है। अगर हिस्ट्री क्वेश्चन से अगर टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिस्ट्री से ईजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो कि ईजिली डुएबल होते हैं। अगर हिस्ट्री को पढ़ के जाते हो तो उसको ईजिली कवर कर लेते हो, कवर कर लोगे। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से अपने को अगर स्ट्रेटजी बनाना है, अगर प्लानिंग करना है हिस्ट्री के रेस्पेक्ट से, तो हिस्ट्री को कवर करके हुए जाओगे। ठीक है, हिस्ट्री को कवर करना है कि हिस्ट्री टफ आता है तो इस बेस में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसा मत करना। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करके जाओगे, क्योंकि कंपटीशन क्रैक करना है यहाँ पे। समझ आया कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है और पढ़ना क्या है। अब देखो, एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री के भी सब टॉपिक हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी है उसको। ये सब चीज़ कब पता चलेगा? जब हम लोग यूट्यूब बैच में पूरा इसका क्लास करेंगे प्रॉपरली। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? फिर मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत हो गया, मुग़ल का टाइम पीरियड हो गया, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, ये हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान रखना, इजी में अगर टफ क्वेश्चन आ रहा है तो आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो टफ क्वेश्चन के लिए ना पढ़ के एटलीस्ट इजी क्वेश्चन के लिए तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होगा कि हिस्ट्री में कमांड अच्छे से होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि हिस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। तो जिसका कमांड अच्छे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं, तो उसको क्या एक एडवांटेजेस मिलेगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर वो लोग करेक्ट कर रहे हैं तो क्या है, आप लोगों से क्या है ऊपर उड़ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट लगा के चलोगे कि हिस्ट्री कुछ टफ आ रहा है तो छोड़ दो, इस सेंस में ऐसा बात नहीं करना। फिर अगला जो इसका वेटेज देख लेते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों को अगर मिला के देखा जाए तो 18-20 क्वेश्चन आ जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं कि फैक्ट बेस्ड आते हैं, कि बस लिटरेसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये सब क्वेश्चन रखा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे, 1 by 1 करके भी डिस्कस करेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर इसका वेटेज देखा जाए तो 18-20 क्वेश्चन हर साल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वेटेज भी समझ आ गया, सिलेबस भी समझ आ गया। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा बुक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से बुक लिस्ट हमें फॉलो करना चाहिए। तो बुक लिस्ट के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 तरीके के कैंडिडेट हैं जिसे एज्यूम करेंगे। एक कैंडिडेट वो होगा जो बिल्कुल बिगिनर होगा, और बी कैंडिडेट ऐसा होगा जो कि पहले से प्रिपेयर कर चुके हैं, किसी कारणवश एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो डबल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसा कैंडिडेट होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं एक कैंडिडेट को। एक कैंडिडेट वो हैं जो एकदम बिगिनर है, उसको कुछ भी नहीं पता, तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये करो कि कॉन्सेप्ट कितना बिल्ड है इसमें ध्यान दो।
समझ रहे हो? अगर जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट सबसे पहले बिल्ड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट फैक्ट के बेस में, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडवाइस यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। अब कॉन्सेप्ट बिल्ड कहाँ से होगा? तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो। और जो बी वाले हैं ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो पहले से पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में ध्यान दो। क्लियर, रिवीजन करो। और अगर लगता है कि मेरा भी कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर नहीं है, उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उस रेस्पेक्ट में फिर से एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इतना ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है, डेली अगर कवर करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इसको कवर करने में। तो दोनों के लिए अगर बोला जाए तो मस्ट है कि एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो। जो 6 का एनसीईआरटी होगा, यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी करना, उसका ओल्ड एनसीईआरटी मत करना इस रेस्पेक्ट से, सीडीएस के रेस्पेक्ट से। उसके अल्टरनेटिव में क्या करोगे ये मैं बता रहा हूँ अभी। तो 6 का जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी होगा, ये पहले एंशिएंट इंडिया को कवर करेगा। फिर जो 7th का एनसीईआरटी होगा ये मिडाइवल इंडिया को कवर करेगा, और जो 8 का है ये मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको कवर करके चलेंगे। कैसे पढ़ोगे सीक्वेंस में ये भी मैं बता रहा हूँ अभी, पहले एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं। फिर तमिलनाडु के लिए क्या करोगे, 11th क्लास का जो बुक आता है ये रहा। 11th क्लास का बुक जो है एंशिएंट और मिडाइवल, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है, तो इसको रेफ़र कर लेना। ठीक है, तो एंशिएंट और मिडाइवल यहाँ से करना, और इस बुक को पढ़ोगे एज अ स्टैंडर्ड बुक, एज अ स्टैंडर्ड सोर्स मान के कवर करोगे। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर बात करेंगे तो 12th का भी सेम तमिलनाडु बुक का आता है। 12th का ये फर्स्ट ईयर जिसे 11th बोल रहे हो और सेकेंड ईयर करके आता है जो कि 12th है, उसको कवर करोगे। कुछ लोग सजेस्ट करेंगे कि जो अभी स्पेक्ट्रम चल रहा है उसको पढ़ लें, तो सीडीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीडीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उतना कॉन्सेप्ट या फिर एकदम ज़्यादा फैक्ट्स या फिर इस तरह से क्वेश्चन जो है नहीं पूछ रहे। और उस बुक को पढ़ोगे तो जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है उससे जो आउटपुट निकलेगा इससे उतना नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो टाइम के अनुसार, क्योंकि 6 मंथ है तो टाइम के अनुसार क्या है, इस बुक को कवर कर लो। जो हिस्ट्री है सेकेंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट जो होगा जो फर्स्ट ईयर का 11th का होगा वो एंशिएंट और मिडाइवल को कवर करने वाले हैं, और जो 12th का होगा ये मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक, क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद जो है अभी रिसेंटली जो न्यूज़ ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये जो है आर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। आर्ट एंड लिटरेचर जो न्यूज़ में रहता है तो उसको तो पूछते ही हैं, लेकिन जो आर्ट एंड लिटरेचर हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करोगे कि 11th क्लास का जो बुक आता है इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट, इसको एक बार रेफ़र कर लेना, क्योंकि यहाँ से पूरा बेसिक जो है फंडामेंटल वो क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर हैं इसके लिए कोई एडवांस बुक नहीं कवर करना, जो एनसीईआरटी हैं केवल उसी को पढ़ के जाना, क्योंकि आउटपुट रेशियो ये भी तो देखना है कि जस्ट पूरा 50 पेज पढ़ रहे हो उसमें से एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसे पढ़ने से क्या मतलब है ना। तो इस रेस्पेक्ट से थोड़ा ध्यान दे के पढ़ोगे। क्लियर है क्या, इतना कैसे पढ़ना है? अब देखो, अब एक लाइन से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो में इसको लगा रहा हूँ कि कैसे पढ़ोगे। सबसे पहले 6 का जो एंशिएंट इंडिया है उसको कवर करोगे। जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री है 6 का ये कवर करेगा एंशिएंट हिस्ट्री को, ये कवर हो गया। उसके बाद डायरेक्टली आओगे तमिलनाडु बुक में 11th क्लास का, उसमें से अब 11th क्लास का जो तमिलनाडु है उसको कवर करोगे। सेम 7th क्लास के जो मिडाइवल आएगा, एनसीईआरटी जो है ये मिडाइवल को कवर करेंगे, तो फिर अब 11th क्लास के जो मिडाइवल पोर्शन है उसको कवर करोगे। फिर 8th क्लास का जो कि मॉडर्न का बात करेंगे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है, तो 12th क्लास के मॉडर्न बुक को कवर करोगे। तो इस रेस्पेक्ट से क्या एक इंटरलिंकेज हो जाएगा और एक लिंक बनते हुए पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो तमिलनाडु के जो बुक है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, इस सब चीज़ को इस सीक्वेंस में कवर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ आ गया? बुक लिस्ट भी डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से बुक लिस्ट जो है हमें फॉलो करना चाहिए। फिर अब क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस में पूछ रहे हैं, कितना डाइवर्सिफाई क्वेश्चन है, कितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस लेवल तक, और कौन सा किस लेवल का फैक्ट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये यहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, ये जो है 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, शायद ये 1 या 2 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
मदुराई द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम। तो ये क्या पूछे गए हैं, एक कैपिटल सिटी के बारे में पूछे हैं। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब इन मदुराई कंची इज अ लार्ज ग्रैंड सिटी इनडोर्स बाई वॉल इनक्लोज बाई वॉल ऑन 3 साइड एंड द वैगई रिवर ऑन द 4th साइड। द अर्थशास्त्र मेंशन इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल। अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब इट एज अ मेजर क्रॉप्ड सेंटर। अब यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये इतना ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है। अगर इसके बारे में पढ़े रहोगे, मौर्य जो पांड्या किंगडम है इसके बारे में पढ़ोगे तो स्वाभाविक बात है उसका कैपिटल जो है उसके बारे में भी पढ़ोगे। तो जब पांड्या के बारे में डिटेल स्टडी करोगे, हर डायमेंशन को कवर करोगे, कौन कौन से डायमेंशन होता है, उसके सोशल लाइफ को देखोगे, साइंस एंड टेक जो डेवलपमेंट हुआ है उसको देखोगे वहाँ पे, फिर इकोनॉमिक को देखोगे, जो फीमेल जो है वुमेन का जो स्टेटस होता है, वुमेन का बोल सकते हो सीधा, वुमेन का जो स्टेटस है उसको देखोगे, उसका इकोनॉमी को कवर करोगे। तो ये हर एक डायमेंशन, उसका जियोग्राफी को कवर करोगे। तो जब हर डायमेंशन को देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन इजीली डुएबल है, इजीली सॉल्व कर लोगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये न तो फैक्ट्स हैं उतना ज़्यादा, और ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अगर पांड्या किंगडम के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे तो इजीली डुएबल क्वेश्चन है, इसको कर लोगे, समझ रहे हो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये होता है कि हिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आर्ट एंड कल्चर को नेग्लेक्ट कर रहे हो। अगर देखो 1% भी अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो एक बार कवर कर लेना, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो कि हिस्ट्री को एक इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। अगर हिस्ट्री से उसका क्वेश्चन अगर अच्छे से बन रहा है तो फिर जो हिस्ट्री क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ के नहीं जा रहे हैं, उससे क्या ऊपर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का जो आंसर वहाँ पे मायने रखता है। तो यहाँ पे जोअर कल्चर से पूछे गए हैं, तो ये भी जब जोअर कल्चर को पढ़ोगे तो ये भी क्वेश्चन ईजिली डुएबल है, कर लोगे इसको जब इस कल्चर के बारे में अगर पता हो तो। फिर कई क्वेश्चन आते हैं जो कि फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान कैतूहल एज अ वर्क इन म्यूजियम वाज प्रिपेयर अंडर द एजिस ऑफ। अब किसने प्रिपेयर किया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। एक क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले 1 आएगा कि 2 आएगा, या फिर कुछ जो है कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो है वो लिटरेली क्वेश्चन होता है। लिटरेसी से कोई बुक लिख दिया तो बुक का ऑथर बताओ, उस बुक में क्या बोला गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यूट्यूब बैच में जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस भी लगाते हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस लगाओगे तो ईजिली समझ आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कुछ किस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि चलो आगे बताता हूँ इसको, ठीक है। तो लिटरेसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर अगला अगर क्वेश्चन को थोड़ा देखोगे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। अब ये कब पता चलेगा, जब दिल्ली सल्तनत के बारे में फैक्ट्स बस रट के जाओगे यहाँ से नहीं, इसके बारे में अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे, है ना, इसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन बेस्ड नॉलेज रहेगा कि इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक है, जियोग्राफी क्या रहा है, इकोनॉमी क्या रहा है इसका, है ना, ट्रेड कैसे होते थे, ठीक है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था कैसा था, ये सब किस चीज़ के बारे में अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखोगे तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन जो है पता चल जाएगा। लेकिन हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे ना तो सुने रहोगे, तो हार्ड क्वेश्चन जो है उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है, टफ क्वेश्चन है उसको नहीं करना, टफ क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनने वाला है। लेकिन जो इजी है, जो डुएबल क्वेश्चन है उसको तो टारगेट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये देखो अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कि इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है, ये जो है सिंपल स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर पढ़े हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में अगर थोड़ा बहुत याद है तो ये इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इजी क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, देखो ये भी देखो, ये भी तो इजी क्वेश्चन है। अगर मौर्यन के बारे में पढ़े हो, फॉरेस्ट के बारे में पढ़े हो उसके रिस्पेक्ट में, तो ये कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया होता है ना,
अगर तीनों जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अगर चारों ऑप्शन अगर पता है तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। अगर एक में भी कन्फ्यूज़न हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं कि सॉल्व ना कर पाओ, है ना। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे सबको हमें कवर करते हुए चलना है, ठीक है। जितना कवर कर सकते हो उतना करना, और जो टफ है उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। फिर अगला एक देखो तो यहाँ पे मेसोलिथिक आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, आर्ट का जो फॉर्म होता है इंडियन आर्ट का, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ये भी जब पढ़ोगे तो यहाँ पे क्लियर समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जस्ट इसलिए लाया हूँ ताकि एक डाइवर्सिटी समझा सकूँ कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन है तो हार्ड क्वेश्चन भी रहेगा, मीडियम क्वेश्चन भी रहेगा, मतलब मिडिल का क्वेश्चन जो मॉडरेट होगा, तो इस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो मेरा अगर ये एडवाइस रहेगा कि अगर 1-2% भी अगर हिस्ट्री जो है इंटरेस्ट लेते हो थोड़ा बहुत परसेंट, तो हिस्ट्री को नेग्लेक्ट मत करो। एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चन आते हैं उसको तो सॉल्व कर सकते हो। कवर है क्या? ठीक है, क्लियर। तो ये जस्ट एक बताने के लिए मैं यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखा हूँ। इतना समझ आ गया कि कैसे डाइवर्सिफाई है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है कि प्रिपेयर कैसे करेंगे। मैं ये वीडियो है पूरा हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, तो ये मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कि हिस्ट्री को, पर्टिकुलरली हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि A to Z यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पॉलिटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फाउंडेशन को अपना क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। चाहे NCERT पढ़ो, चाहे अदर बुक पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ोगे, एज अ फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए पढ़ोगे। अगर डायरेक्टली कोई एडवांस बुक में चले जा रहे हो तो वहाँ तो न तो समझ में आने वाला है, ना क्या लिखा है ये पता होगा, ये जस्ट टाइम वेस्ट लाइक है, ठीक है। वहाँ एडवांस बुक अगर डायरेक्टली पढ़ रहे हो मतलब टाइम वेस्ट टाइप होता है। तो अगर जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है कि अंडरस्टैंड कर पाओगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एटलीस्ट, क्योंकि देखो 6 महीने का टाइम है, ठीक है। अब 6 महीने में NCERT को कवर करोगे तो कितना दिन लगेगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा उसमें NCERT को कवर करने में। थोड़ा जल्दी से क्या है, बेसिक को, फाउंडेशन को जस्ट बिल्ड करने के लिए पढ़ सकते हो। उसमें ना तो नोट्स बनाना है, ना उतना ज़्यादा रिवाइज करना है। एक बार फाउंडेशन बनाओगे, उसके बाद जो एडवांस बुक रहेगा वहीं से पूरा फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, हर चीज़ उससे रिवाइज करोगे बार बार। और NCERT पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। जस्ट रट्टू टाइप रट रहे हो या फिर 1 लाइन में सीधा NCERT को पढ़ते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं पढ़ना है। उसका जो रीडिंग बिटवीन लाइन है उसको कवर करोगे, वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, ये लाइन बोल क्या रहा है, उसमें ज़्यादा ध्यान दोगे। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे फोकस करना, क्योंकि बहुत लोगों का वीक पॉइंट बन जाते हैं हिस्ट्री। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, है ना, बुद्धिज़्म हो गया, फिर जैनिज़्म हो गया, फिर मौर्य डायनेस्टी हो गया एंशिएंट में। फिर मिडाइवल में बात करोगे तो कौन सा है, दिल्ली सल्तनत हो गया। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्परर का जो शासनकाल रहे, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, फिर उससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर से, तो इसको कवर करोगे। मॉडर्न में फिर 1857 का वार हो गया, है ना, इंडियन मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सब तो कवर होगा, ठीक है। ये सब हम लोग जो है YT बैच में, यूट्यूब बैच में कवर करेंगे। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अगर 20 मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के अगर 50 क्वेश्चन भी सही कर दे रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर फोकस ला रहे हो तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोकस करके चलो, समझ रहे हो क्या पॉइंट को। फिर हो सके तो टाइमलाइन यूज़ करो, मैप यूज़ करो, क्योंकि जब भी अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे तो राजगीर पढ़ोगे, ठीक है। तो राजगीर कहाँ है, अगर प्रेजेंट डे बिहार में है तो बिहार का पहले बात तो क्या है, लोकेशन पता हो कि बिहार है क्या। तो अगर टाइम बेस्ड या फिर टाइम लाइन कि पहले 1857 हुआ, है ना, 1857 हुआ, फिर 1947 तक जो भी इसका जो टाइम लाइन रहा है इसको कवर करते हुए चलो, तो क्या है, टाइम बेस्ड हम लोग कवर कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका होता है जिसे हम लोग कवर कर सकते हैं हिस्ट्री को। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उस माहौल में, जिस माहौल में आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो,
उस माहौल को पहले से एक्सपीरियंस अगर कर लिए रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो 2 घंटा का पेपर है वहाँ पे, और एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही बैठोगे तो सब चीज़ क्या हो जाएगा, ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या पढ़े हैं, ये सब चीज़ क्या है, भूलना ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि पहले से अगर उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होके जा रहे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो एग्ज़ाम लाइक जो सिचुएशन वहाँ पे उसको हैंडल कर पाओ, अच्छे से पेपर क्या है दे पाओ। क्योंकि हल्का से भी अगर क्वेश्चन को घुमा देते हैं ना तो फिर क्या हो जाता है, माइंड घूम जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ही उतना ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है, अटेंड करना है। तो इस प्रेशर में क्या है, क्वेश्चन अगर ट्रिकी हुआ तो बाकी क्वेश्चन में भी अफेक्ट आएगा। तो इस रेस्पेक्ट में अगर पहले से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जा रहे हो, पहले से मॉक टेस्ट दे के जा रहे हो, तो ये बेहतर रहता है कि अगला जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे भी अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे, क्योंकि उस सिचुएशन में पहले से ही ढल चुके हो। फिर जो मैं पहले बोला था कि बताऊँगा आगे करके, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब भी कवर करोगे तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस लगाओ। मैं एग्जांपल लेता हूँ हर बार, जैसे कि देखो अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस का टॉपिक कवर कर रहा हूँ तो एक चैप्टर में क्या करूँगा, एक वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशंस पढ़ लिए, उसके बाद उसका क्या करोगे, MCQ दो, MCQ सीरीज़ लगाओ जो कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशंस क्वेश्चन से आना चाहिए। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब लेक्चर देखिए तो वहाँ पे क्या हो गया, थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया। अब थ्योरी पोर्शन पढ़ लियो तो उसका MCQ लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे कि क्या जो मैं पढ़ा हूँ उसके बेस्ड क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और क्वेश्चन आ रहे हैं तो बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर बना पा रही हूँ कि नहीं बना पा रही हूँ। तो इस रिस्पेक्ट में चैप्टर वाइज अगर MCQ लगाते हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और MCQ ऐसे वाला MCQ लगाना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ठीक है, जो एकदम फैक्ट्स बेस में क्वेश्चन आ रहा है उसका MCQ नहीं लगाना है। समझ रहे हो क्या? क्योंकि हम लोग यही जो मेथड है फॉलो करने वाले हैं। तो पहले लेक्चर होगा, उसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगा जो कि MCQ के ऊपर रहने वाले हैं। तो MCQ उस वाले लेवल का लगाना जो कि UPSC में पूछे जाते हैं, जो कि CDS में पूछे जाते हैं, और वही पैटर्न में लगाना। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो अगला देखो, एक जो लास्ट है कि मिनिमम रिसोर्सेस और मैक्सिमम रिवीजन। ये चीज़ सबको पता है लेकिन करते कोई नहीं, लेकिन करो इसको, जितना फोर्सफुली करना है फोर्सफुली करो। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक कंसीडर करो, अलग बुक कंसीडर मत करो। ठीक है, क्योंकि अब उस सिचुएशंस को देखो कि यहाँ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, और ये सोचो कि मेरे पास इतना सारा बुक है उसको रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम पास में है, तो क्या रिवाइज़ कर पाओगे, उतना ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर वही चीज़ आपके पास अगर नोट्स हैं, नोट्स बोले या फिर कोई कम रिसोर्सेस हैं जिसके बेस में आप लोग रिवीजन कर सकते हो, तो वो ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो वहाँ पे आपका माइंड कितना कैच कर रहे हैं, जो पढ़े हो उसको कितना रिवाइज़ कर रहे हो वहाँ पे डिपेंड करता है, ना कि कितना पढ़ के आए हो उसमें डिपेंड करता है। मार्क माई वर्ड, ठीक है, वर्ड को मार्क करो, जितना रिवाइज़ करके आए हो उसमें इम्पेक्ट डालेगा एग्ज़ाम में। जितना रिवीजन किए हो अगर वहाँ से आ रहे हो तो ज़्यादा जल्दी से क्लिक होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर वही चीज़ बहुत सारा पढ़ लिए हो, बहुत सारा पढ़ने के बाद रिवाइज़ नहीं किए हो और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके बैठोगे तो क्वेश्चन देखो समझने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन को अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन हल्का से भी घुमा दे रहा है तो ये डाउट हो जाएगा कि ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है। तो इस रेस्पेक्ट में कन्फ्यूज़न होगा, और जहाँ कन्फ्यूज़न हुआ मतलब आंसर को गलत ही करके आओगे। तो ध्यान दो, अगर मिनिमम रिसोर्स रख रहे हो, जितना कम से कम रिसोर्स रख रहे हो तो उतना ज़्यादा मैक्सिमम रिवाइज कर पाओगे। समझ आया? तो ये तो रहा पूरा ओवल और हिस्ट्री के रिलेटेड एनालिसिस, क्या इसका सिलेबस है, कैसे इसको कवर करना है, क्या इसका बुक लिस्ट है जिसे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हिस्ट्री से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इसका अपडेट हो गया, फिर आगे आने वाले यूट्यूब बैच का जितना भी क्लासेस होगा, क्लास नोट्स, PDF, MCQ, पूरा जितना भी इनिशिएटिव है सब ये जो है यहाँ पे अपडेट हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।